हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज जो है फिर से हम आ गए एक नई शानदार क्लास लेकर के, और आज जो है एक और नई वीडियो जानेंगे। इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे कि जो है अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कैसे कैसे उपयोग होता है। बहुत इसको फील करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। क्या जानेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग। देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। आखिर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आखिर अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अब अगर आप पूछते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, तो ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अवतल दर्पण उसको बोलेंगे जिसका बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ रहेगा। बाहरी भाग क्या रहेगा? ये देखिए, बाहरी भाग क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ। वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या रहेगा? पॉलिश किया हुआ। समझ में आया? अच्छे से बात बोलना है। इसको तो बोल दो रत्रजित रहता है। बाहरी भाग क्या रहता है? रत्रजित रहता है, पॉलिश किया रहता है, यानी कि स्मूथ रहता है। तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रत्रजित रहता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले हजामती में। पहला नंबर क्या है? हजामती। क्या होता है हजामती सर? क्या होता है आखिर हजामती? तो हजामती क्या होता है? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हजामत शब्द जो होता है ना, कोई अगर डेथ कर जाता है तो हजामत होता है उस पर। तो उस पर जो दाढ़ी बनाया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? हजामती दाढ़ी बनाने में। याद रहेगा। दूसरा नंबर है टॉर्च वाहनों के हेडलाइट। टॉर्च हो गया, टॉर्च वाहन के हेडलाइट, वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में, तथा सर्च लाइट में। हेडलाइट तथा सर्च लाइट में। याद रहेगा, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में। आखिर ये क्या चीज़ है? कैसे होता है? एक बात देखिए, आप लोग जो देखा है घर में जो बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, वो किस तरह रोशनी देता है? देखें, छोड़िए, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो सब का रोशनी देखे हैं। और एक टॉर्च जो होता है उसका रोशनी देखिए। दोनों चीज वही है, प्रकाश का स्रोत है, दोनों प्रकाश देता है। अंतर क्या है? बल्ब का रोशनी चारों ओर फैल जाता है और टॉर्च का रोशनी सीधा पड़ता है, फोकसिंग पड़ता है कि नहीं? टॉर्च का रोशनी फोकसिंग पड़ता है और बल्ब का रोशनी फैल जाता है, ट्यूबलाइट का रोशनी फैल जाता है, लालटेन का रोशनी फैल जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वाहन जो होता है, वाहन, उसमें भी लाइट लगा रहता है। जो कार हो गया, बड़ा बड़ा सा वाहन हो गया, उसमें छोटा सा लाइट लगा रहता है, लाल जैसा लगा रहता है ना। तो लाइट जो लगा रहता है, वो छोटा सा लाइट इतना दूर तक फोकसिंग कैसे मार लेता है सर? तो वही चीज़ है, यही दर्पण है, अवतल दर्पण। यही दर्पण का वो कमाल है। क्या कमाल है? जैसे उससे लाइट निकलता है तो उसमें टकराता है और टकराने के बाद समांतर किरण चलने लगता है। कैसा चलने लगता है? समांतर किरण। यानी कि टॉर्च वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। मतलब कि टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है, बल्ब वो नहीं कुछ होता है, बल्ब तो नॉर्मल रहता है, लेकिन उस पर जो शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। जैसे बल्ब से रोशनी निकलता है, शीशा में टकराता है और टकराने के बाद वो क्या हो जाता है? एक समांतर किरण पुंज बन जाता है। और जैसे समांतर किरण पुंज बना तो दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? दूर तक जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है? एक समांतर किरण पुंज बन जाता है। याद रहेगा। पहला नंबर हजामती दाढ़ी बनाने में। दूसरा टॉर्च वाहन के हेडलाइट और तथा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। ये हो गया। तीसरा नंबर में क्या है? रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए। रोगियों के नाक हो गया, कान, गले, नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए। दांत आदि के जांच के लिए, आदि के जांच में। जो मतलब रोगी होता है, तो रोगी को जो है डॉक्टर क्या करता है? नाक हो गया, कान हो गया, रोगी उसको क्या करता है? जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। तो वो जांच जो करता है तो उसमें जो होता है ना,
तो उसको जांच करने के लिए एक समांतर किरण पुंज की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं समांतर किरण पुंज कौन देता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर सब कहाँ करता है? परावर्तक सतह के रूप में करता है। कहाँ पर? रोगियों के नाक कान गले में, इसमें भी यूज करता है वो। ठीक है। चौथा नंबर है सौर भट्टी में। किसमें? सौर भट्टियों में। सौर भट्टी में कैसे यूज होता है? ध्यान से समझिएगा। पूछ देता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। सौर भट्टियों में 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, कोई ठार नहीं है। काहे कि हमको अपना तैयारी करके चलना है। वो जहाँ से भी पूछे हम अपना पढ़ के चलेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हजामती दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग होता है। तो आप बता सकते हैं कौन दर्पण? अवतल दर्पण। पूछ देगा अब 2 नंबर में अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखे। हजामती दाढ़ी बनाने में, दूसरा नाक कान गले डॉक्टर के द्वारा जांच करने में, सर्च लाइट के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में, गाड़ी वाहन हो गया उसमें टॉर्च हो गया, उसके सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में उसका यूज होता है। चौथा नंबर सौर भट्टी में। सौर भट्टी में कैसा होता है? सौर भट्टी होता है ना, मतलब कि कोई भट्टी होता है, जैसे मान लीजिए लोहा को गरमाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। लोहा को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। तो ऊर्जा कैसे आएगा? तो वहाँ पर क्या करता है? एक अवतल दर्पण लगा देता है। अवतल दर्पण पे सूरज का प्रकाश आएगा, वो एक बिंदु बनाएगा, वहाँ पर टकराएगा, एक बिंदु बना करके एक बिंदु पर फोकसित करेगा। एक बिंदु पर जैसे फोकसित करेगा वहाँ पर क्या होगा? जलने लगेगा। क्या होने लगेगा? यानी कि उसमें हीट आने लगेगा, ज़्यादा हीट आएगा। तो सौर भट्टी का जो उपयोग है, सौर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो कंपास होता है उसमें एक लेंस आता है, एगो छोटा सा लेंस रहता है, डंटी रहता है इसमें, ऐसे बना हुआ रहता है, गोल जैसा बना रहता है इसमें। तो जब रहता है इसको ऐसे देखते हैं, तो ये जो गोल जैसा बना रहता है इसमें इस तरह, तो ये जो है एक लेंस होता है। वो अवतल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? अवतल लेंस। जो ऐसे बच्चे में करते थे, वो कागज़ को ऐसे धूप में रख करके इसको कागज़ को ऐसे रखते थे, ऐसे क्या करता था? कागज़ को जला देता था। क्या कर रहा है? वो जो किरण आ रहा है, वो किरण एक बिंदु पर जो है ज़्यादा गर्मी दे रहा है, इसीलिए क्या होता है? जल जाता है। तो सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए अवतल दर्पण का तो उपयोग देख लीजिए यहाँ पर 4 हम पढ़े। उत्तल दर्पण का भी कुछ उपयोग हम जान लेते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण का भी उपयोग जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का कौन कौन सा उपयोग है उसका बारे में जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण पहला देखिए, पहला जो उपयोग है उत्तल दर्पण का, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। क्या होता है साइड मिरर? तो पहले जान लेते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। फिर दूसरा नंबर इसी में है, दूसरा नंबर है नृत्य सिखाने में। नृत्य सिखाने में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में और नृत्य सिखाने में। वाहनों के साइड मिरर मतलब क्या होता है पता है? जो साइड को देखने के लिए, पीछे देखने के लिए एक दर्पण लगा रहता है हर वाहन में। जितना ही मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, जो भी है उसमें वाहन में लगा रहता है 2 आईना, ऐसे रहता है ना, ऐसे आईना लगा रहता है। वो आईना जो लगा रहता है वो आईना कौन होता है पता है? दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण रहता है। वो पीछे की ओर जो है ना, उत्तल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण जो है ज़्यादा एरिया कवर करता है। छोटा सा दर्पण रहेगा, शीशा रहेगा, और उसमें बड़ा एरिया कवर करता है, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो उल्टा दिखाया जाता है, उल्टा काय उल्टा देखिए, उसमें जो चित्र दिखेगा उल्टा दिखेगा। आप लोग एम्बुलेंस का गाड़ी देखे होंगे, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सीधा नहीं रहता है दिखा हुआ। अगर नहीं देखे हैं तो गौर कीजिएगा, एम्बुलेंस में उल्टा रहता है। खैर देखे होंगे आप लोग। तो वहाँ पर जो रहता है एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्या पता है? कि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगर वो सीधा रहेगा तो ये उल्टा बना देगा, वो उल्टा को सीधा बना देगा। समझ में आया? मतलब ये उल्टा कम करता है, तो इसीलिए उल्टा रहता है। तो प्रतिबिंब कैसा रहता है? उल्टा। और नृत्य सिखाने में इसी का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। 2 उपयोग पूछता है, इसलिए 2 इसका भी लिखा दिए। अब देखिए आगे, ये समझ में आया उत्तल दर्पण का उपयोग। अब देखिए क्या है, अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक। ये याद रखिएगा।
आप ये जब आप न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कभी बनाइएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें ये चीज़ याद रहे, ये चीज़ काम आता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। इस चीज़ को याद रखना है, नोट करके रखना है। आगे जो हम जानने वाले हैं, आगे आपका है दर्पण सूत्र। क्या है? तो दर्पण सूत्र हम लिखा देते हैं, इसको याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र हो जाएगा आपका 1/v + 1/u बराबर 1/। यहाँ पर आपका v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। किससे? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u जो है वस्तु की दूरी है, दर्पण से ही वस्तु की दूरी है। और अब जो है, अब क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? समझिए, दर्पण से जो बस प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे v से डिनोट करते हैं, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है u से डिनोट करते हैं, और दर्पण से फोकस दूरी को आप से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। अब जो है दूसरे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आवर्धन। क्या है? आवर्धन। क्या होता है आवर्धन? इसके बारे में जान लेते हैं। ये देख लीजिए ध्यान से, दर्पण सूत्र ये होता है। अगर इसी में अगर आपको लेंस सूत्र पूछेगा ना, कुछ नहीं, खाली यहाँ पर माइनस लगा देना है बस, ये लेंस सूत्र बन गया, और प्लस दर्पण सूत्र। यही अंतर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। दर्पण में प्लस रहेगा और लेंस में माइनस रहेगा। अब है आवर्धन। क्या है? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन को इसे m द्वारा डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। स्मॉल m द्वारा इसको सूचित किया जाता है। यानी कि m बराबर बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, इसके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से डिनोट करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को u से, v/u, यानी कि v/u। और याद रखिएगा इसका जो होता है -v/u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। समझिएगा, कोई दर्पण है, उसमें वस्तु का जो ऊंचाई होता है, यानी कि जितना हाइट है वस्तु की और जितना हाइट किसका है? प्रतिबिंब की। पहले प्रतिबिंब का हाइट और नीचे वस्तु की हाइट का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसी को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। तो ये प्रतिबिंब की हाइट है, यानी कि प्रतिबिंब की हाइट और ये वस्तु की हाइट, ये दोनों का जो रेशियो हुआ ये क्या हुआ? -v/। प्रतिबिंब को देखो, प्रतिबिंब की दूरी को किससे? v से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी को u से, -v/u, -v/u हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और आज जो है यहीं तक रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और मस्त आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को करते रहिए, जारी रखिए। धन्यवाद।